गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सबके आज के क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन का कुछ आगे का टॉपिक। पिछले क्लास में आपको बता दिया गया था कि पोजीशन क्या होता है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रिफ्ट क्या है, मोशन क्या है। हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके थे। हम लोग साथ में ये भी बात कर चुके थे कि मोशन कितने टाइप के होते हैं। तो आपका मोशन 3 टाइप के होते हैं, एक 1 डायमेंशनल, एक 2 डायमेंशनल, एक आपका 3 डायमेंशनल। जिन्होंने इस चीज के बारे में पता नहीं है, जिनको भी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पार्टिकल्स, पॉइंट मास के बारे में पता नहीं है, तो इसके पहले के जो वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। उसमें आप वीडियो को देखिए और देखने के बाद पहले समझिए, उसके बाद आगे चीज़ों को समझ में आएंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग रेफ्ट और मोशन, टाइप ऑफ मोशन और पार्टिकल, पॉइंट मास, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बातें करने वाले हैं। तो डिस्टेंस है क्या? अगर हम बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों मेन अंतर क्या है? तो आपका जो डिस्टेंस है, जो आपका डिस्टेंस है, ये एक स्केलर है। ये डिफरेंस यही है, डिस्टेंस स्केलर है, जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए केवल हमको चाहिए मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस के लिए केवल चाहिए मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें एक डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। डिस्टेंस है क्या? तो पार्टिकल जिस पाथ पर चल रहा है उस पाथ के एक्चुअल लेंथ को ही क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि फिगर दिखाया गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो ए से सी जा रहा है। तो ए से सी जाने का हमारे पास 2 रास्ता है, या तो हम डायरेक्ट ए से सी चले गए, या फिर हम बी से होते हुए सी पर जाएंगे। तो देखिए, अगर यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं, कि एक पार्टिकल है जो ए से सी जा रहा है बी से होते हुए। एक पार्टिकल है जो ए से सी जा रहा है बी से होते हुए, तब इसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस क्या होगा? तो ए से सी जा रहा है, तो ए से सी तक पाथ की जो लंबाई होगी ना, वही कहलाता है डिस्टेंस। जैसे कि ए से गया बी, तो पहले ए से बी के पाथ की लंबाई 3 मीटर, बी से गया सी, बी से सी पाथ की लंबाई 4 मीटर। यानी कि अगर हमको निकालना होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस करना होगा ए बी प्लस बी सी, यानी कि 3 मीटर प्लस 4 मीटर आपको आ जाएगा 7 मीटर आ जाएगा। यानी कि डिस्टेंस है क्या? डिस्टेंस सिंपल समझ लीजिए कि आप जिस पाथ पर से चल रहे हैं, जिस पाथ से होकर आप गुजर रहे हैं, उस पाथ की लंबाई को ही आपके द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। अगर इसको डिफिनेशन लिखना चाहिएगा, डिफिनेशन होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। किसी दिए गए अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई जो पाथ का जो एक्चुअल लंबाई होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। इसका यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन आपका होता है m0 l1 t0, यानी कि इसका होता है SI यूनिट मीटर। यानी कि अगर हम इसका डायमेंशन बात करेंगे, डायमेंशन होता है m0 l1 t0, यानी कि यह इसका केवल लेंथ होता है, तो लेंथ का आपको डायमेंशन होगा, बाकी m और टाइम का पावर 0 होगा। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या चीज है? तो ये आपका चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। यानी कि अगर हम ए से जा रहे हैं सी की ओर, तो ए से सी के जाने में मेरा कितना पोजीशन में चेंज हुआ है, इस पोजीशन चेंज को ही क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। या फिर अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर देखिए, सिंपल अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो होता है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन यानी कि पहले हम थे ए पॉइंट पर, इसको बोलते हैं इनिशियल, यानी जहां पर चलना शुरू करिएगा वह कहलाता है इनिशियल पॉइंट, और जहां आप अंतिम रुकते हैं वह कहलाता है फाइनल पॉइंट। ए से चलना शुरू किए, सी पर गए, तो पोजीशन चेंज कितना हुआ? पोजीशन चेंज मेरा ए सी के बराबर हुआ। तो जो आपके ए सी है, जो आपका ए सी होगा, अगर आप ए से सी गए, आप या तो जाइएगा बी से होते हुए या फिर डायरेक्ट। तो अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, तो ए और सी का जो बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, इस मिनिमम डिस्टेंस को ही उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर डिफाइन करें, तो आपको चेंज इन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर है क्या? तो किसी भी पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक वेक्टर खींचा जाता है, एक वेक्टर लिया जाता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को विस्तार से समझेंगे वेक्टर्स वाले चैप्टर में। तो फिलहाल अगर अब इसको
एक और तरीके से क्या बोल सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर्स होगा, यानी कि ए था आपका इनिशियल और सी था आपका फाइनल, तो ए और सी को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर्स होगा उस वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। अगर ऊपर का जो एग्जांपल दिया गया था इसमें से अगर हम एसी को निकालना चाहें तो एक रूल होता है ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, जिसके तहत कि आपका जो एसी है वह ए बी और बी सी का देगा, रिजल्टेंट देता है। यानी कि अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रूल लगा दें, ट्रायंगल लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर हम इस नियम पर चलें तो मेरा ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा, तो ए सी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर का सम के बराबर होगा। अगर हमें करना होगा ए सी का केवल निकालना होगा मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर्स वाले चैप्टर में पढ़िएगा कि आर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा आपको होता है। तो हम इसके आधार पर हम ए बी को ए मान लेते हैं और बी सी वाले वेक्टर को बी मान लेते हैं और ए सी वाले को आर वेक्टर मान लेते हैं। तो आर वेक्टर कैसे निकलेगा, तो आपका जो आर वेक्टर हो जाएगा यहाँ लिख देते हैं, आपको जो आर वेक्टर हो जाएगा वह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। हम ए बी वेक्टर को ए वेक्टर मान लेते हैं और बी सी वेक्टर को बी वेक्टर मान लेते हैं, तब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वह आर वेक्टर आपको देता है। अगर हम इस आर का निकालना चाहें मैग्नीट्यूड, किसका परिमाण क्या होगा, तो आपका वेक्टर्स चैप्टर में हम देखिएगा रिजल्टेंट का फार्मूला ये होता है, इस पर अगर बैठाते हैं यानी कि ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस 90 डिग्री, तो ए बी कितना है, ए बी आपका 3 है, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, बी सी है 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4। यहाँ फिगर में देखिएगा कि ए बी बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, तो एंगल बनेगा 90, तो लेना कोस 90 और कोस 90 कितना होता है 0, तो आपका क्या बन जाएगा, आपको हो जाएगा 9 प्लस 16 आपको बन जाएगा √25। यानी कि जब ऑब्जेक्ट ए से सी जाएगा बी से होते हुए, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर क्या है, डिस्टेंस आपका होता है कि आप जिस पाथ से होकर जा रहे हैं उस पाथ की एक्चुअल लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, कि आपका इनिशियल पॉइंट का पोजीशन कहाँ पर था, फाइनल कहाँ पर था, इनका जो डिफरेंस होता है, इफ डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट आपका बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एसेंट आपका मीटर ही होता है। अगर हम मान लेते हैं कोई बॉडी है जिसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है S1 F2 F3 डॉट डॉट Sn, यानी कि दिए गए टाइम इंटरवल में किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो अगर बात करेंगे उसका नेट डिस्प्लेसमेंट, जो जितना डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है सबका वेक्टर सम कर देना होता है। इस चीज को आप समझिएगा वेक्टर्स वाला चैप्टर में। फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं अभी कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंपेरिजन, देखो याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, जैसे कि अगर बात करेंगे एसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होता है, तो जो दो पॉइंट के बीच का, जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं एग्जांपल से, एक बॉडी है जैसे देखिए ऊपर ले एग्जांपल समझिएगा, तो ऊपर ले एग्जांपल्स में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से अधिक हो रहा था, यानी कि डिस्टेंस कितना हो रहा था, डिस्टेंस आपका होता 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट होता 5 मीटर। लेकिन अगर हम ऐसे मान लें कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से चला गया सी, ए से जा रहा सी, तो ए से सी की जो लंबाई होगी वही कहलाएगा डिस्टेंस और वही आपका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। यानी कि आप सिंपल याद रखिएगा कि जो किसी भी दो पोजीशन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वह डिस्टेंस के क्या हो सकते हैं, सॉरी वो डिस्टेंस के बराबर हो सकते हैं। कब, जब वह स्ट्रेट पाथ पर चलेगा तब। कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पर मोशन कर रहा है तो उसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस और उसका डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते। अगर बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो टू पोजीशन के बीच का जो आपका मिनिमम पर पॉसिबल डिस्टेंस है, यानी कि दो पॉइंट्स मान लेते हैं यहाँ पर ऊपर वाले फिगर में कि ए जो ऑब्जेक्ट है एफ जा रहा सी की ओर, ये एफ बी से होते हुए, तो ए और सी के बीच का जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होगा वही आपका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और एक चीज जस्ट बताया अभी कि जो डिस्टेंस ऊपर वाला फिगर में
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो रहा था, लेकिन यहाँ जो फिगर ड्रा किए इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपका क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मोड का साइन लगा हुआ है। मोड क्यों? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम डिस्टेंस का कंपेयर करेंगे डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, तो डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। या कभी भी किसी भी परिस्थिति में डिस्टेंस के वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से कम आपका नहीं हो सकता है। यानी कि आप इस लाइन को याद रखिएगा कि किसी मूविंग पार्टिकल के लिए डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा और कभी आपका जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो होता है, और डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से कभी भी आपका कम नहीं हो सकता। इस बात को भी याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर इसको याद रखिएगा कि जीरो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि कोई बॉडी जिस जगह से चलना शुरू करती है और वापस अगर उसी पॉइंट पर आ जाती है, यानी कि यदि किसी बॉडी का फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों अगर सेम पॉइंट पर हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन उसके द्वारा तय की गई दूरी आपको जीरो नहीं कहलाता। जैसे कि मान लेते यहाँ से ए से चलना शुरू किया और ए से गए सी, मान लेते कि 5 मीटर, ए से गए ए से बी गए और घूर के हम वापस कहाँ आ गए, ए पर ही आ गए। ए से गए बी 5 मीटर और बी से वापस घूर कर हम लोग ए पर आ गए। तो जहां पर चलना शुरू किए थे अब वहीं पर आकर रुक गए, तो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस क्या है, जीरो आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया। लेकिन अगर ए से बी गए और बी से अगर ए आ गए तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस आप ट्रेवल किए 10 मीटर, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट का हुआ जीरो। आपका डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया और आपके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना हुआ, 10 मीटर। 5 मीटर गए, 5 मीटर आए, आपका डिस्टेंस हो गया 10। लेकिन जहां चलना शुरू किए थे वहीं पर आकर रुके तो आपका डिस्प्लेसमेंट का हुआ, जीरो हुआ। निगेटिव कब हो सकता है कि आप मान लेते कि यहाँ से चलना शुरू किए, ये आपका इनिशियल पोजीशन हुआ, अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के पीछे हो जाए, अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के पीछे हो जाए तब जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका नेगेटिव में लिया जाता है। यानी कि डिस्टेंस जब भी होगा तो जीरो से बड़ा होगा और ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो के बराबर हो सकता है और जीरो का छोटा यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है। इसको समझा चुके हम कि दो पॉइंट के बीच का जो मोशन वह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों सिंगल वैल्यू हो सकता है। किस कंडीशन में, जब पार्टिकल किसी स्ट्रेट पाथ पर चलता है तब। अगर स्ट्रेट पाथ पर नहीं चलेगा तो कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को आप याद रखिएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी बराबर होंगे जब वह एक ही यानी कि एक स्ट्रेट पाथ पर चलता है तब। चलिए हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे के टॉपिक्स। आगे से क्या है कि आपको यहाँ बोल रहा है कि फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीजेज विथ टाइम, यानी कि अगर कोई भी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम मीन्स बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द इनिशियल पोजीशन। देखिए आपको जस्ट बताया भी यहाँ पर कि अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के फॉरवर्ड में, अगर यानी कि फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से दूर जा रहा है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के पास आ रहा है, अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के पास आ रहा है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब इनिशियल और फाइनल एक ही पर हो जाएगा तो आपका जीरो हो जाएगा। यानी कि टाइम के साथ कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है। कब, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने इनिशियल पोजीशन की ओर ही अगर बढ़ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव में होता है। अगला पॉइंट देखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस, हाउएवर इट कैन बी सो इफ मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। आपका देखिए जनरल अगर सामान्य रूप से देखिएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर होते नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड कभी बराबर होता नहीं है। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पर चलता है, तब
विदाउट डायरेक्शन को चेंज किए हुए, यानी कि जब कोई बॉडी बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए स्ट्रेट लाइन पर चलेगा तब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वेक्टर के फॉर्म में, एक पार्टिकल है जो इस तरह के पाथ पर चल रहा है, आपको दिख रहा है कर्व पाथ। एक पार्टिकल है जो इस तरह के पाथ पर चल रहा है। हम किसी दो इंस्टेंट मानते हैं, यानी किसी इंस्टेंट पर माना कि इस पाथ के पर दो पॉइंट सपोज करते हैं ए और बी। ए का पोजीशन हो जाएगा आर ए वेक्टर, बी का हो जाएगा आर बी वेक्टर। हमको निकालना होगा ए और बी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, यानी कोई अगर ऑब्जेक्ट है जो अगर इधर की ओर जा रहा है, मान लेते हैं किसी स्टैंड पर ए पॉइंट पर था और कुछ समय बाद यानी कि एफ दूरी चलने के बाद डिस्टेंस ये क्या है, ये आपका डिस्टेंस है। एफ डिस्टेंस चलने के बाद वो चला जाता है बी पॉइंट पर। ए पर था तो पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर, बी पर चल गया तो पोजीशन वेक्टर आर बी वेक्टर। इनके पोजीशन में कितना चेंज हुआ है, तो इनके पोजीशन चेंज होगा आर वेक्टर ए बी के बराबर। यानी कि आर वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, तो आपका देखिए आर वेक्टर ए बी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आर ए वेक्टर ए बी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो हमेशा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है। आपको ऊपर पे लिखा हुआ है आर ए है क्या, पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, आर बी है क्या, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर है। तो अगर हमको निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो पार्टिकल मोशन कर रहा है इस पाथ पर, इसके पोजीशन में कितना चेंज हुआ है, तो करना क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करेंगे तो आपको निकल जाएगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर। यानी कि जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर वो किसके बराबर होता है, ये आपको बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर आपको हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के आपको बराबर हो जाता है। तो शायद यहाँ तक आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंस को अच्छी तरह समझ गए होंगे। जिनको कोई भी डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर 8340575013 पर आप अपने डाउट को भेज सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको जरूर क्लियर करने का कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं स्पीड और वेलोसिटी। तो आप सबसे पहले समझिएगा कि आपका स्पीड किससे बना हुआ है। स्पीड बना हुआ है डिस्टेंस से, आपका स्पीड बना हुआ डिस्टेंस से, जबकि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी बना हुआ डिस्प्लेसमेंट से। तो आपका स्पीड और वेलोसिटी में वही अंतर है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपका अंतर था। जैसे कि डिस्टेंस था स्केलर, स्पीड भी होगा स्केलर, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर, वेलोसिटी भी होगा वेक्टर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बराबर हो सकते हैं, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। तो आपका स्पीड और वेलोसिटी भी आपस में बराबर हो सकते हैं। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब वो स्ट्रेट पाथ पर चलेंगे तब। अगर वो कर्व पाथ पर चलेंगे तो स्पीड अलग आएगा, वेलोसिटी अलग आएगा। क्यों, क्योंकि कर्व पाथ में चलेंगे तो डिस्टेंस अलग आता है और आपका डिस्प्लेसमेंट अलग आता है। अगर हम स्पीड को डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम, यानी कि टाइम के साथ वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही उसका कहलाता है स्पीड। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर कवर्ड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में बॉडी द्वारा जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वही उसका स्पीड कहला जाता है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं फार्मूला के टर्म में, फार्मूला में कैसे लिख सकते हैं इसको, आप देखिए आप कि आपका इसका फार्मूला हो जाएगा स्पीड बराबर हो जाता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं सिंबल के फॉर्म में, स्पीड को दिखाते हैं v से, डिस्टेंस को आप दिखा सकते हैं d से या फिर s से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और टाइम को t से। यानी कि अगर सॉरी हम डिस्टेंस को दिखाते हैं s से, डिस्टेंस को s से दिखाते हैं तो आपका वेलोसिटी सॉरी स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस में आपको टाइम हो जाता है। यानी कि इसको दिखाते हैं v, इसका सिंबल दिखा दिए, v से दिखाते हैं, इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि s बाई टी हो जाएगा। इसका बात करेंगे SI यूनिट, तो डिस्टेंस का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका SI यूनिट।
सीरियस की बात करेंगे तो सीरियस हो जाएगा, मीटर का सीरियस सेंटीमीटर होता है और सेकंड का सेकंड ही होता है, सीरियस में हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। बात करेंगे डायमेंशंस का, डायमेंशंस क्या होता है, स्पीड का होता है m0 lt माइनस 1 होता है, शायद आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा लेकिन आपको है m0 lt माइनस आपका 1 होता है, अब इस बात को याद रखिएगा। चलिए हम लोग स्पीड का टाइप देख लेते हैं। स्पीड का दो टाइप्स होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एक यूनिफॉर्म स्पीड और एक आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यदि पार्टिकल द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस इक्वल, यदि इक्वल टाइम इंटरवल में यदि कोई भी पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है, चाहे वह टाइम इंटरवल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तब हम बोलते हैं कि वह जो बॉडी है, वह पार्टिकल है, वह यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है। दोबारा सुन लीजिए, यदि किसी पार्टिकल द्वारा इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, भले वह टाइम इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तब उस पार्टिकल के मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म, तब उस पार्टिकल की स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल आपको दिखाया गया है कि एक आपका ये बाइकर से, यानी कि एक बाइक पर व्यक्ति है जो हर एक सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, हर एक सेकंड 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका स्पीड क्या आएगा, इसका स्पीड आ जाएगा डिस्टेंस बटा टाइम, यानी कि 5 मीटर बटा 1 सेकेंड, यानी कि इसका जो स्पीड आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड होगा, यानी कि इसके हर एक इंस्टेंट पर, हर एक सेकेंड पर इसका स्पीड क्या रहेगा, 5 मीटर पर सेकेंड रहेगा। कैसे, यह हर एक सेकंड में यह 5 मीटर डिफरेंस को कवर कर रहा है, इसका जो यूनिफॉर्म स्पीड है वह आपका आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। आप ये सिंपल सा टर्म था, इसको 9th क्लास में पढ़े होंगे। इसके आगे चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है क्या, तो सिंपल समझिएगा कि यदि किसी पार्टिकल द्वारा इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, भले वह टाइम इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि किसी पार्टिकल द्वारा इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, भले वह टाइम इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तब उसके स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को वेरिएबल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हर एक टाइम पर, हर एक समय पर इसके वेलोसिटी में बदलाव आते हैं। देखिए हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि वेलोसिटी स्पीड बढ़ रहा है, बदलाव आता है, यानी कि हर एक सेकंड पर इसके स्पीड बदल रहा है। जैसे कि देखिएगा कि पहले एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया 5, अगले एक सेकंड में 8, तो यहाँ पर स्पीड क्या आ गया, यहाँ पर स्पीड आपको 5 मीटर पर सेकंड आ गया। यहाँ अगला एक सेकंड में चला 8 मीटर, इसका स्पीड हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। अगला एक सेकंड में 10 मीटर चला गया, इसका स्पीड 10 हो गया। अगला एक सेकंड में 4 मीटर चला, इसका स्पीड 4 मीटर हो गया। अगला एक सेकंड में 6 मीटर चला गया, इसका स्पीड 6 मीटर। और अगला एक सेकंड में 7 मीटर चला, यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पर स्पीड कितना था, यहाँ पर आपका स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड। अगर बात करेंगे तो इनिशियली इसका जो स्पीड था वो 5 मीटर पर सेकेंड था, और हर एक इंस्टेंट पर क्या हो रहा है, बदल रहा है। कितना हो रहा है, तो 5 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, 10 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से आपका 7 हुआ, यानी कि हर एक सेकेंड पर इसके स्पीड क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसीलिए हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को वेरिएबल स्पीड भी कह सकते हैं। यह था, सिंपल था आपके स्पीड का टाइप। दो आपका और टाइप होंगे, एक आपका होगा एवरेज, एक होगा इंस्टेंटेनियस। तो आपका एवरेज सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है आपको। एवरेज स्पीड है क्या, तो किसी दिए गए टाइम इंटरवल में, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होगा वही कहलाता है एवरेज स्पीड। सबसे पहले आप इसको समझिएगा कि एवरेज स्पीड जब भी निकाला जाता है तो आफ्टर कंप्लीट मोशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कंप्लीट कर लेता है तब उसका एवरेज निकाला जाता है। जैसे कि आपको कोई एक लोकेशन बोल दिया गया, बोलते हैं कि यहाँ से वहां तक जाने में आपके गाड़ी की स्पीड क्या था, तो आप डायरेक्ट बोल देते हैं कि या तो मेरा 50 किलोमीटर पर आवर था, या फिर 80 किलोमीटर पर आवर था। आप ऐसा नहीं बोलते हैं कि पहले 50 था, फिर 60, फिर 80, हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। बस बोल दिए कि यहाँ से वहां तक जाने में मेरा जो स्पीड है वह 50 किलोमीटर पर आवर था। 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब इसका ही नहीं हुआ
कि उसकी गाड़ी की स्पीड 50 से आपका चेंज हुआ ही नहीं है, हर एक सेकंड पर उसका स्पीड चेंज हो रहा था। लेकिन एक एवरेज, एक अनुमान डाटा होता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज कब निकालते हैं? जब उसका मोशन कंप्लीट हो जाएगा तब। कैसे निकालते हैं? तो उसके द्वारा ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लिया गया टोटल टाइम का जो रेशियो होगा वही आपका होता है एवरेज स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रखिएगा कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। अगर आपको फार्मूला याद है तो इस फार्मूला की सहायता से आप अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग अब देखने वाले हैं कुछ स्पेशल केस। स्पेशल केस सुनिएगा कि अगर देखिए, अगर टाइम, अगर एवरेज स्पीड निकालना होगा तो वह जितना डिस्टेंस को कवर करेगा उन सभी डिस्टेंस को जोड़ना होगा, डिवाइडेड बाय आपको करना होगा टोटल टाइम। अगर मान लेते हैं कि हमें डिस्टेंस पता नहीं है, मान लेते हैं कि वह t1 टाइम तक v1 स्पीड से चला है, t2 टाइम तक v2 स्पीड से चला है, t3 टाइम तक v3 स्पीड से चला है। तो अगर हमें केवल डिस्टेंस पता नहीं है, हमें केवल पता है कि वह t1 समय में v1 से चला था स्पीड, t2 समय v2 से, तो आप जो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला था कि v बराबर s बाई एस सॉरी 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 आपका स्पीड बराबर s बाई टी। ये अगर देखिएगा तो अगर आप एवरेज स्पीड का निकाल दे हम, तो आपका हो जाएगा एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। अगर हम इससे अगर हम निकालते हैं डिस्टेंस यानी d1 कितना हो जाएगा, तो आपका अगर d1 यानी कि s1 तो हो जाएगा v1 इंटू t1, d2 कितना हो जाएगा तो v2 इंटू t2। अगर d3 निकालना होगा डिस्टेंस थर्ड वाला तो आपका हो जाएगा t3 इंटू v3। यानी कि अगर हमें डिस्टेंस पता नहीं है और हमें पता है कि हम t1 समय तक v1 की स्पीड से चले थे, t2 समय तक v2 से चले थे, t3 समय तक v3 से चले थे, तो हम इस फार्मूला के सहायता से एवरेज स्पीड को आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, यही सब आपको आने वाले न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अगला पॉइंट्स क्या देखिएगा कि अगर कोई पार्टिकल्स है जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड डिस्टेंस को डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में ट्रेवल करता है और उसके स्पीड भी क्या अलग अलग है, यानी कि कोई पार्टिकल्स है जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस को डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तब अगर हम बात करेंगे उसका एवरेज स्पीड, तब उसका बात करेंगे एवरेज स्पीड, तो क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला वही है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकिंग। तो यानी कि अगर मान लेते हैं कि वो 3 अलग अलग डिस्टेंस को ट्रेवल किया है तो तीनों डिस्टेंस को जोड़ना होगा और तीनों डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 3 टाइम लगे होंगे। तो यानी कि अगर हमको टाइम, अगर क्या पता, अगर यहाँ पे देखिएगा तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो यहाँ से अगर हमको निकालना होगा टाइम तो क्या करेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड। यानी कि अगर हमें केवल डिस्टेंस पता है और उस डिस्टेंस को कितना स्पीड से कवर किया गया ये पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितना टाइम लिया है। अगर मान लेते हैं कि हमें टाइम पता नहीं है, बस हमें पता है कि d1 दूरी चला है v1 की स्पीड से, d2 दूरी v2 की स्पीड से, जबकि d3 चला v3 की स्पीड से, तब हमें निकालना होगा एवरेज। एवरेज के लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन, तो टाइम पता है नहीं तो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं टाइम का वैल्यू। तो t1 निकालना होगा फर्स्ट डिस्टेंस बाय फर्स्ट वेलोसिटी, t2 निकालना होगा तो सेकंड डिस्टेंस बाय सेकंड वेलोसिटी, यानी कि t1 निकालना होगा तो d1 v1, t2 निकालना होगा तो d2 बाई v2 और t3 निकालना होगा तो d3 बाई v3। हम इस तरीका से हम एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी का अगर स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कोई बॉडी है जिसका स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो उसके लिए आपके यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का फार्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। अगर अगर ये अभी समझ में आएगा तभी ठीक, नहीं आएगा तो हम लोग आने वाला लेक्चर्स में या फिर आने वाला टॉपिक्स में इसको समझेंगे। एवरेज स्पीड क्या निकालते हैं, तो आपका हो जाएगा वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, माना कि इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी और इंटीग्रेशन ऑफ टाइम। यानी कि हम इस फार्मूला से भी एवरेज को निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमें क्या दिया हुआ है, बहुत सारा वेलोसिटी दिया हुआ है और आपको टाइम इंटरवल भी दिया हुआ है, तो हम एवरेज को इस तरीका से हम निकाल सकते हैं। कब, जब स्पीड उसका वेरिएबल होता हो, जैसे कि हर एक सेकेंड पर उसका स्पीड बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम इस फार्मूला को लगा कर सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, इसके लिए आपको पढ़ना होगा मैथमेटिकल टूल्स करके आपका चैप्टर होता है फिजिक्स में,
या फिर मैथ में पढ़िएगा इंटीग्रेशन, तो वहां पर इन चीजों को समझ में आसानी से आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड है क्या? तो किसी भी पार्टिकल के किसी एक इंस्टेंट पर, पार्टिकल के किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड होगा वही कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं और हर एक इंस्टेंट क्या हो रहा है, हर एक इंस्टेंट आपका स्पीड बदल रहा है। तो किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होगा वही कहलाता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिंपल सा है क्या? तो लिखेंगे इट इज द स्पीड, इट इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी कि किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी स्पीड होगा वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड कहला जाता है। जैसे कि आप दैनिक जीवन में जब भी मोशन करते हैं तो आपका स्पीड हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। दैनिक जीवन में हम लोग जब भी मोशन करते हैं तो हम लोग का क्या होता है, स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है। यानी कि हर एक इंस्टेंट पर स्पीड आपका अलग अलग होता है। जैसे कि आप देखिएगा गाड़ी में लगा होता है स्पीडोमीटर, अब इसके बारे में हम सुनेंगे, जो आपकी स्पीड को मेजर करता है। तो वो स्पीडोमीटर हर एक इंस्टेंट अलग अलग रीडिंग को बताता है। इसका मतलब, इसका मतलब आपके गाड़ी का जो स्पीड है हर एक इंस्टेंट पर अलग अलग वैल्यू को देता है। तो हम क्या बोलेंगे, किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वह कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी में, अगर हम एवरेज, अगर किसी एक बहुत वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में अगर किसी बॉडी का एवरेज स्पीड देखते हैं वही आपका कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि जब एवरेज वाले फार्मूला में लगा देंगे लिमिट, लिमिट किस में लगेगा, टाइम इंटरवल। यानी कि अगर टाइम इंटरवल को अप्रोच करें जीरो से, यानी कि मान कर चलें कि टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है, तो उस छोटे से टाइम इंटरवल में, उस छोटे से टाइम इंटरवल में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस और टाइम का रेशियो लेंगे तो हमको क्या निकल जाना, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल जाता है। यानी कि जब एवरेज के, जब एवरेज वैल्यू में लिमिट लगा दे, लिमिट किस में, टाइम में, कि आपका डेल्टा टी अप्रोचेड टू जीरो, तब आपका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वह आपका आपका बन जाता, सॉरी, तब आपका जो एवरेज स्पीड है वह इंस्टेंटेनियस आपको बदल जाता है। यानी कि क्या लिखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज एवरेज स्पीड फॉर इनफाइनाइट सिमल स्मॉल टाइम इंटरवल। यानी कि आप ये कहीं एक दूसरे जगह जा रहे हैं तो एक छोटे से टाइम इंटरवल, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में में आपका जो स्पीड होगा वही कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सिंपल बात क्या रखिएगा कि किसी भी दैनिक जीवन में किसी भी गाड़ी का या किसी भी बॉडी का जो स्पीड है हर एक इंस्टेंट पर चेंज होता रहता है। उसकी स्पीड को मापने के लिए हम लोग एक क्या करते हैं, डिवाइस होता है जो आपका गाड़ी में लगाया रहता है जिसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलता है, लिखेंगे इट इट कैन मेजर, इट कैन मेजर, इट कैन मेजर इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल, या फिर जो आपके पास व्हीकल है, बाइक लिख सकते हैं। सिंपल से स्पीडोमीटर है क्या, एक डिवाइस है जो आपके इंस्टेंटेनियस स्पीड को मापता है। इसका वैल्यू है वो हर एक सेकेंड क्या होता है, चेंज होता है। हाँ, कुछ सेकेंड के लिए आप एक सेकेंड के लिए स्पीड को बराबर कर सकते हैं, लेकिन पूरे मोशन के दौरान आपका कभी भी स्पीड बराबर आप कर रहा नहीं सकता है। तो यह था आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आज हम लोग क्या देखें, तो आज हम लोग देखें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और आपका स्पीड, और स्पीड का टाइप देखें। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी और वेलोसिटी के टाइप्स। कल हम लोग एक्सेलरेशन में देखने वाले हैं, यानी कि जो कल का लेक्चर्स होगा, कल के लेक्चर्स में देखेंगे क्या हम लोग, कल के लेक्चर्स में देखने वाले हैं वेलोसिटी, कल के लेक्चर्स में देखेंगे वेलोसिटी और इसका टाइप्स। यानी कि अगर बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, हम कल 4 चीज देखने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का भी हम लोग 2 चीज देखने वाले हैं, एक आपका एवरेज एक्सेलरेशन और एक आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो कल के लेक्चर आप मिस मत करिएगा। कल आपका इस चैप्टर का मेन टॉपिक्स होने वाला है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अधिकतर क्वेश्चंस इन्हीं दोनों आपका टॉपिक्स पर आए हुए रहते हैं। चलिए, तो आज के क्लास को हम यहीं पर करते समाप्त।
जिनको जो भी प्रॉब्लम होगा, जिनको जहाँ भी डाउट होगा, आप मेरा पर्सनल नंबर 8340575013 पर आप डाउट को भेज सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डाउट को जरूर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आज क्लास को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।